हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी। 18वीं शताब्दी का मध्य मतलब लगभग ये मान लीजिए कि अगर हम इसको वैसे तो टेक्निकली देखें तो 18वीं शताब्दी का मध्य 1750 ईस्वी होता है, लेकिन इसको हम इस तरह से देखेंगे कि 1730 से लेकर लगभग 1770 1780 तक का पार्ट कैसा था। तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना है। अब हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें उससे पहले हमारा जो एवरीडे अनाउंसमेंट होता है कि कोरोना संक्रमण जो है वो स्थिति आपको पता ही है कि लगातार बढ़ रही है। तो अनावश्यक कार्य होने पर घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई आवश्यक कार्य हो और घर से निकलना ही हो तो मास्क पहन कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बाद जो सैनिटाइज़र और सोप से लगातार हाथ धोते रहें और इसके लिए जो राज्य और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आती हैं उनका लगातार पालन करते रहें। तो इस तरह से आप कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं। तो अब जो है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति के अपने टॉपिक पर हम वापस लौटते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये जो बात है लगभग 1740 से लेकर 1780 या 1800 तक उसके परिप्रेक्ष्य में हमको देखनी होगी। तो जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि उस समय मुग़ल साम्राज्य काफ़ी लंबे समय से भारत पर राज्य करता आ रहा था। एक बड़ी केंद्रीय शक्ति के रूप में मुग़ल साम्राज्य उभरा था। इसके अलावा कुछ अन्य जो राज्य थे वो भी अस्तित्व में थे, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं थे और कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव में थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में राजनीतिक स्थिति का जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य अपने पतन के करीब था। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब अंतिम एक ऐसा शासक था जो कि एक शक्तिशाली और प्रशासक के रूप में एक मजबूत शासक था। इससे पहले भी काफ़ी जो मजबूत शासकों की जो परंपरा थी मुग़ल साम्राज्य में, जैसे हुमायूं तक तो राज्य अस्थिर रहा था। हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। तो यहाँ तक मुग़ल जो शासक थे वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है, उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने मजबूत नहीं हुए और धीरे धीरे विशाल साम्राज्य उनके हाथों से निकलता गया और अनेक जो राज्य थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जैसे कई राज्य वहाँ के सूबेदार थे तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। वैसे कई राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्रता की घोषणा तो कर चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं बताया कि हम स्वतंत्र नहीं हैं या मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं हैं। उन्होंने ये बताया कि हम मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं, लेकिन ये केवल एक फॉर्मल चीज़ थी। व्यवहार में पूरा उनका राज्य स्वतंत्र ही चलता था, पूरा कार्य स्वतंत्र रूप से ही होता था। औरंगज़ेब के जो परवर्ती शासक थे उनमें बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय,
बहादुर शाह द्वितीय, ये कुछ शासक थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तुरंत बाद एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर शाह विजयी हुआ। उसके बाद जहांगीर शाह जो था, उसके काल में गुटबंदी शुरू हो गई और दरबार में ही कई गुट बन गए। इसके बाद सैयद बंधु, जिनको कहा जाता है किंग मेकर्स, वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुए और उन्होंने एक के बाद एक शासक बनाए। इसके बाद जो फर्रुखसियर शासक था, वो 1713-1719 तक उसने शासन किया। वो भी सैयद बंधुओं की मेहरबानी से ही शासक बना था, लेकिन उसने उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद सैयद बंधुओं ने नहीं, मोहम्मद शाह ने उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बना। तो इसने काफ़ी एक, जिसको कह सकते हैं, इसने काफ़ी मतलब ये एक लंपट शासक था और इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। और ये काफ़ी मतलब नृत्य में और रंगीला शासक था, नृत्य में आदि में रुचि रखता था। इसके एक समय में तुरानी गुट काफ़ी सक्रिय हो गया था और इसके समय में सर्वाधिक राज्य स्वतंत्र हुए थे, जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, फर्रुखाबाद, कटेहर, कर्नाटक, ये आदि प्रसिद्ध हैं। इसके काल में उर्दू का भी काफ़ी विकास हुआ था। इसी के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। इसके बाद 1748 में, इसी के काल में, मोहम्मद शाह अब्दाली ने एक बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने एक बार आक्रमण किया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद अहमद शाह, उसका पुत्र जो था, वो सम्राट बनता है। इसके काल में जो उधम भाई है, उस महिला का काफ़ी हस्तक्षेप था, जो कि राजमाता थी। इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बना। ये काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बना, जो कि प्रसिद्ध है बक्सर के युद्ध के लिए। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ उसने गठबंधन किया था और इसके बावजूद वो अंग्रेज़ों से हार गया था। इसके काल में रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने उसको अंधा कर दिया था और उसको गद्दी से हटा दिया था, लेकिन वो वापस किसी तरह गद्दी पर आ गया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वो इसका अंग्रेज़ों का कैदी बन गया। तो कैदी के रूप में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर द्वितीय शासक बना। अब अकबर द्वितीय जो था, वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में मुग़ल शासक बना था। तो वो पहला ऐसा मुग़ल शासक था, मुग़ल बादशाह था, शासक कहना उचित ना होगा, बादशाह था, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बना। और अंतिम जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, वो ज़फ़र के नाम से भी शायरी लिखा करता था। 1857 की प्रसिद्ध क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने इसको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने
इसको गिरफ्तार कर लिया और 1862 में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य, जो कभी अपनी मजबूती और वैभव के लिए जाना जाता था, उसका पतन हो गया। इसके बाद जो स्वतंत्र होने वाले जो प्रमुख राज्य थे, इसके बाद अब हमने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अनेक राज्य स्वतंत्र हुए थे, जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, कर्नाटक, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद आदि स्वतंत्र हो गए। इस समय मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चला था, अब्दाली का आक्रमण हुआ था और मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। तो इस प्रकार भारत में ये स्थिति थी। तो स्वतंत्र होने वाले जो प्रमुख राज्य थे और स्वायत्त राज्य थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला राज्य था वो बंगाल था। बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी वो मुर्शिद कुली खां ने डाली थी। इसको बादशाह द्वारा सीधे तौर पर गवर्नर बंगाल का बनाया गया था, लेकिन इसने अपने ही राज्य की वहाँ पर नींव डाल दी। इसने बड़े ज़मींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया और खालसा भूमि, जो कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि कहलाती है, उसका विस्तार किया। उसके बाद उसका पुत्र बना उत्तराधिकारी इसका बना, उसका नाम था शुजाउद्दीन। वैसे वो मुग़ल दरबार में ये भी राजस्व भेजा करता था, लेकिन ये व्यवहार में पूर्णतया स्वतंत्र राज्य था। यानी केवल एक नाम मात्र के लिए मुग़ल बादशाह की अधीनता को स्वीकार किया था, अदरवाइज ये स्वतंत्र रूप में ही व्यवहार करता था। इसके बाद अलीवर्दी खान ने एक बार 2 करोड़ रुपए दिल्ली को भेजे और इसके बाद उसने राजस्व भेजना भी बंद कर दिया और इस प्रकार बंगाल जो राज्य था वो दिल्ली से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार बंगाल राज्य था। इसके बाद जो अगला जो प्रमुख राज्य था वो था अवध। इसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। मोहम्मद शाह ने इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद 1739 में, जैसा हमने पहले पढ़ा है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो नादिर शाह ने सादत खां से 20 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन वो उसको नहीं दे पाया और सादत खां ने आत्महत्या कर ली। सादत के बाद उसका दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। मोहम्मद शाह ने इसको अपना वजीर भी नियुक्त किया था। इसके बाद 1748 में अब्दाली और मुग़लों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था मणिपुर का, उसमें उसने मुग़लों का साथ दिया और सम्राट अहमद शाह ने इसको अपना वज़ीर नियुक्त किया। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला शासक बना। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और इसने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत नियुक्त करने की भी अनुमति दी थी। इसके बाद आसफुद्दौला शासक बना, जिसके समय में इसका जो सारा राज्य का सारा नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। इसके बाद सादत अली नवाब बना, जिसने लॉर्ड वेल्जली से 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली थी। अंग्रेज़ों ने इसका जो अंतिम नवाब था ये था वाजिद अली शाह। आरंभ में अंग्रेज़ों ने इसका जो उपयोग किया था वो बफर स्टेट के रूप में किया था, अवध का उपयोग, लेकिन बाद में 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम रिपोर्ट के आधार पर
वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और ये आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। तो इस प्रकार जो अवध राज्य था वो भी अंग्रेज़ों के साम्राज्य में शामिल हो गया। तो अभी और भी कई स्वतंत्र राज्य का वर्णन बाकी है, जिसको हम अगले टॉपिक में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।